वेल दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जहां जाते हैं अच्छा जाते हैं। मैं फटाफट फास्ट ट्रैक में रिकॉल करवा देता हूं आपको। हम लोगों ने डिस्कस किया था सबसे पहले सिस्टम। सिस्टम के अंदर 5 बातें देखी थी। क्या है रे सिस्टम, बताओ ना। डिटेल, मेथड, प्रोसीजर, रूटीन है ना। और वो स्पेसिफिक एक्टिविटी, ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाई गई है। हर एक सिस्टम का अपना एक गोल रहता है। हर एक सिस्टम में एलिमेंट्स रहते हैं जो कंटिन्यूअसली एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते रहते टू अचीव द बिजनेस गोल। कोई भी सिस्टम ले लो, उसके अंदर इनपुट है, आउटपुट है और फीडबैक मैकेनिज्म रहता है ना। सिस्टम इंटरनली स्टेडी स्टेट वर्क करती है डिस्पाइट अफेक्टिंग, है ना, वो चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सिस्टम के अंदर बाउंड्रीज है जो कि यूजुअली डिफाइन कौन करता है, सिस्टम ऑब्जर्वर, है ना। इसके बाद में हमने टाइप ऑफ डेटा में क्या क्या देखा था, मास्टर डेटा, नॉन मास्टर डेटा। इसके बाद में वाउचर टाइप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है। 3 बातें डिस्कस किया था, बताओ कौन कौन सी 3 बातें। अकाउंटिंग मॉड्यूल, इन्वेंट्री मॉड्यूल, पेरोल मॉड्यूल। वाउचर नंबर यूनिक आइडेंटिटी दे रहा है डॉक्यूमेंट को। प्रीफिक्स सफिक्स रहता, कभी कभी दोनों भी रहते हैं। सीरियली नंबर्ड, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अकाउंटिंग फ्लो में 7 स्टेप देखा था हम लोगों ने। कौन कौन से, ट्रांजैक्शन एंट्री, ट्रांजैक्शन, वाउचर एंट्री, पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, पीएनएल और बैलेंस शीट। इसमें से पहले 2 ह्यूमन परफॉर्म करते रहते और बाकी के बाद में के कौन, सॉफ्टवेयर खुद परफॉर्म करता है ना। टाइप ऑफ लेजर, टाइप ऑफ लेजर में 2 तरह के लेजर हम लोगों ने डिस्कस किए थे। बताओ कोमलताई, 2 तरह के लेजर कौन कौन से, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, है ना। इसके बाद में, और ये काय के लिए यूज होते हैं, रिपोर्ट बनाने के लिए, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। इसके बाद में ग्रुपिंग ऑफ लेजर, क्या क्या रहता है ग्रुपिंग ऑफ लेजर के अंदर। 4 मेन ग्रुप है, सब ग्रुप कितने भी रह सकते हैं। इनकम, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी। ठीक है। अब कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो, हम क्या डिस्कस कर रहे थे, टेक्निकल कंसेप्ट। टेक्निकल कंसेप्ट में वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर, वाई सेपरेट फ्रंट एंड बैक एंड और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में 3 लेयर डिस्कस किए थे हम लोगों ने। एप्लीकेशन लेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर, डेटाबेस लेयर। सही है ना, सही है ना। इंस्टॉल, अंदर का कंटेंट आपको पढ़ना है बराबर। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है पूरा का पूरा बोलना, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है ना। देन इंस्टॉल्ड ऐप और क्लाउड बेस्ड ऐप। क्लाउड बेस्ड ऐप एक ही जगह पे आपको अपडेट कर दिया तो सारे जगह अपने आप अपडेशन हो जाते हैं। इसके बाद में ईआरपी, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। क्या है इंटरप्राइज, ए बेटा देवना रे, मेरे को, मेरे पुराना थोड़ी पढ़ा, मैंने आगे का पढ़ा हुआ है ना। मेरे को पॉइंट पॉइंट कौन बताएगा, मेरा ससरा तुम्हारा ससरा, है ना। तो क्या डिस्कस किया हुआ था हम लोगों ने, ईआरपी सिस्टम के अंदर अलग अलग पॉइंट डिस्कस किए हुए थे। 5 बातें डिस्कस नहीं, 7 बातें डिस्कस, 8 बातें डिस्कस थी। इंटरप्राइज वाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कोऑर्डिनेट कर रहा है रिसोर्स इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज जो जरूरी है बिजनेस की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, है ना। अकाउंट और फाइनेंस फंक्शन, ये जनरली क्या रहता है किसी भी बिजनेस का बैकबोन। करके हमने क्या किया हुआ है, ये इंटीग्रेट ईआरपी मॉड्यूल का इंटीग्रल पार्ट के जैसा रखा हुआ है। इसके बाद में ईआरपी सिस्टम सपोर्ट करता है बहुत सारे फंक्शंस को, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, एचसीएम, फाइनेंशियल प्रोजेक्ट, एचआर, सीआरएम एक्सेट्रा, है ना। ईआरपी सिस्टम में कॉमन डेटाबेस है और मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर डिजाइन है जो कि रिलायबल, एक्सेसिबल और इजीली शेयर हो सकता है। पुराने जमाने में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज होती थी, आजकल तो छोटे ऑर्गेनाइजेशन भी ईआरपी सिस्टम को यूज करते हैं। सैप, ओरेकल, एमएफजी प्रो, ये कुछ क्या है, इसके एग्जाम्पल। देन बेनिफिट, फायदे तो है ना भाई। कितने फायदे हैं, बाहर आ यानी 4 4 4, है ना। पहले 4 इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट कर ले रहा है ऑटोमेटिकली बिटवीन द फंक्शंस ऑफ एंटरप्राइज, है ना। लीड टाइम रिड्यूस हो रहा है, शिपमेंट ऑन टाइम पे हो रहा है, साइकिल टाइम रिड्यूस हो रहा है ना। देन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंप्रूव हो रहा है, सप्लायर का परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो रहा है और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। चेंजिंग मार्केट, चेंजिंग एनवायरनमेंट को, मार्केट के एनवायरनमेंट को आप रिएक्ट
कर सकते हो। देन रिड्यूस्ड क्वालिटी कॉस्ट, क्वालिटी तो बढ़ रही है लेकिन कॉस्ट कम हो रही है। एनालिसिस और प्लानिंग कैपेबिलिटीज भी आपके पास में है, इंफॉर्मेशन एक्यूरेट दे रहा है डिसीजन मेकिंग के लिए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहा है। रिस्क और कंट्रोल है ना, कितने रिस्क देखे थे ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में? 5। कौन कौन से रिस्क है? पीपल रिस्क है ना, पीपल रिस्क, प्रोसेस रिस्क, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, इम्प्लीमेंटेशन रिस्क और पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिस्क, है ना। कुछ कुछ चीजें तो अब याद हो गई बिल्कुल, है ना। साले मेरे को क्रेडिट, ये गालियां मार रहा मेरे को, हाँ बोले 20 मिनट वेस्ट कर देते बोले तुम मेरा, है ना। अब ध्यान में आ रहा होगा वो 20 मिनट का फायदा। ये इसको दे रे, तू सच्ची दे, ये अच्छा आदमी नहीं है, ये मोहित देगा सिर्फ उसको, है ना। क्या राजा मोहित, तूने बोला मेरी बात। चलो अब आगे मेरी बात सुनो, मेरी आवाज सुनो। पीपल इशू, अलग अलग इशू है पीपल के, मैनेजमेंट बदल जा रहा है ना। तो फिर क्या करना पड़ेगा, कैसे कंट्रोल करेंगे? बराबर ट्रेनिंग दो और आगे बढ़ो, है ना। स्कोप बदल जा रहा है, ठीक है, जॉब बिना काम के हो जा रहे हैं, तो उसको ट्रेनिंग देके उनको मैनेज कर लो, है ना। ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग नहीं देते तो फिर ईआरपी इंप्लीमेंटेशन क्या हो जाता? फेल। स्टाफ टर्नओवर, ये एक बड़ा इशू है। कौन सा इशू है? बड़ा। स्टाफ टर्नओवर को कैसे हैंडल कर सकते? 2 इश्यूज आते रहते, जिसका स्किल जिसमें है उसको वही काम दो। दूसरा दूसरा क्या डिस्कस किया था बताओ? कंपेंसेशन, हाँ उसको अप्रोप्रिएट कंपेंसेशन दे दो, है ना। क्योंकि स्टाफ का टर्नओवर ज्यादा हो गया तो आपका ईआरपी इंप्लीमेंटेशन का शेड्यूल डिले हो जाता। टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट रहना जरूरी है। जब तक फुल्ली कन्विंस नहीं होता टॉप मैनेजमेंट, तब तक इंप्लीमेंटेशन शुरू ही मत करो, है ना। कंसल्टेंट देखो, कंसल्टेंट एक्सपर्टाइज है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उसके साथ में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में का सीनियर मैनेजमेंट उसके साथ रहना चाहिए, जिसको ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नॉलेज है। ये सारे हम लोगों ने कौन से देख लिए थे? पीपल रिस्क। इसके बाद में क्या देखा था? प्रोसेस रिस्क। प्रोसेस रिस्क के अंदर क्या क्या बातें देखी थी? प्रोग्राम मैनेजमेंट। जब आप इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो प्रोग्रामिंग यानी एक्चुअल डे टू डे ऑपरेशंस में गैप क्रिएट हो जाते हैं। इसको आपको अलग अलग मीन से कंट्रोल, ब्रिजिंग करना पड़ेगा। और बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है, ड्रामेटिक चेंज है। और इंप्रूवमेंट भी क्या दे रहा है? ड्रामेटिक। लेकिन इसके लिए आपको कंट्रोल क्या करना पड़ेगा? ओवरऑल सिस्टम बदलना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, मैनेजमेंट सिस्टम को, जॉब डिस्क्रिप्शन को, परफॉर्मेंस मेजरमेंट को बदलना पड़ेगा। सही बोला गलत बोला मैंने? सही बोला, 100% सही बोला। आगे टेक्नोलॉजिकल रिस्क, क्या डिस्कस किया था टेक्नोलॉजिकल रिस्क में हम लोगों ने? सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी माइट्रीड ऑफ फंक्शन है ना। तो लेकिन आपको आज और फ्यूचर में जो काम किया है बस आपको वही इंप्लीमेंट करने का है। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती, उसके लिए आपने क्रिटिकल चॉइस करना चाहिए फ्यूचरिस्टिक रहते हुए। और वेंडर का सपोर्ट बराबर रहना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एनहांसमेंट और अपग्रेडेशन आप इनकॉर्पोरेट नहीं करें, ऐसा हो सकता है। इसके लिए वेंडर के एग्रीमेंट बहुत बराबर करना, जो अच्छे से सपोर्ट देवे उसी को रखना, है ना। एप्लीकेशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कभी कभी इतने सारे सॉफ्टवेयर हो जाते एक ही चीज को मैनेज करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर उसके लिए? बताओ ना, है ना। कि जो एक ही चीज को 2 सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहे तो रिडंडेंसी खत्म करना पड़ेगा, डुप्लीकेशन रिड्यूस करना पड़ेगा, है ना। इंप्लीमेंटेशन इशू, है ना, लेंदी इंप्लीमेंटेशन, 1 से 4 साल तक का समय लगता है, तो आपको एनक्यू मेंटेन करके रखना पड़ेगा एम्प्लॉइज का। इनसफिशिएंट फंडिंग, ऐसा होते रहता तो आपको कॉन्टिजेंसीज के लिए सेपरेट फंडिंग लगा के रखना पड़ेगा। डेटा की सेफ्टी नहीं रह सकती इंप्लीमेंटेशन के दौरान, तो बैकअप रखना पड़ेगा। स्पीड ऑफ ऑपरेशन स्लो डाउन हो सकता है, तो आप हार्डवेयर को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करो, वेयर हाउसिंग की टेक्निक लगाओ,
रिडंडेंट डेटा को खत्म करो, इससे आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं। सिस्टम फेल्यूर हो सकती है तो आप ऑल्टरनेट सिस्टम लगाओ, ऑल्टरनेट बैकअप मैकेनिज्म लगाओ, ऑल्टरनेट इंटरनेट कनेक्टिविटी का सिस्टम लगाओ ताकि सिस्टम फेल्यूर नहीं हो सके। डेटा एक्सेस आपको कैसे करना पड़ेगा, नीड टू नो एंड नीड टू डू बेसिस पे, है ना, क्योंकि सेंट्रली हर किसी को वहीं पे एक्सेस मिल रहा है तो पूरा का पूरा डेटा का एक्सेस आप नहीं दे सकते, जिसको जिसका काम है उतना ही आपको देना पड़ेगा। पांचवा, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन इशू, ये क्या है, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है, छोटा मोटा कमिटमेंट नहीं है, कैसा है, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, है ना। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म, कौन सा मैकेनिज्म, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म। ये दो बातें हैं इसके अंदर, कौन कौन सी दो बातें, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल और मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल क्या बोल रहा है ना, प्रोसेस ओनर डिसाइड करेगा एक्सेस किसको मिले, और मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल सिक्योरिटी क्लियरेंस जो करेगा उसी को एक्सेस मिलेगा। जनरली ये कहां पे यूज होते रहता है, ऐसा मिलिट्री इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑडिट ऑफ ईआरपी सिस्टम। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सेम ही रहते हैं। ऑडिट में दो तरह के कंट्रोल रहते हैं, जनरल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल। जनरल कंट्रोल यानी ओवरऑल मैनेजमेंट कंट्रोल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करना, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर एक्विजिशन को ध्यान रखना, मॉनिटर करना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्टिविटीज का, रिपोर्टिंग करना, बिजनेस को इंप्रूव करने की इनिशिएटिव्स लेना, डेवलप करने के, मेंटेन करने के इनिशिएटिव्स लेना। सही है गलत है बोलो ना, सही है ना। आगे डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल पर्टेन टू स्कोप, देखो बिजनेस के प्रोसेस, इंडिविजुअल बिजनेस, एप्लीकेशन कंट्रोल अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग होते हैं। सही बोला गलत बोला, सही बोला, है ना। अब आगे डिस्कस करते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ऑडिटिंग ऑफ डेटा, फिजिकल सेफ्टी और एक्सेस कंट्रोल कैसा देंगे, नीड टू नो और नीड टू डू बेसिस पे, है ना। ऑडिटिंग ऑफ प्रोसेस, फंक्शनल ऑडिट और इनपुट वैलिडेशन। फंक्शनल ऑडिट के अंदर क्या डिस्कस किया हुआ है बताओ ना, टेस्ट कर रहे हैं अलग अलग फंक्शंस को, फीचर्स को, और एक्चुअल प्रोसेस के साथ में इसका क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन। सही बोला ना, हाँ है। इनपुट वैलिडेशन रूल लगा रहे हैं, जब सॉफ्टवेयर में इनपुट हो रहा है उसी वक्त हम चेक कर ले रहे हैं। आगे डिस्कस करते हैं, बिजनेस का फ्लो डिस्कस किया था, इसमें अलग अलग सिस्टम देखा, अकाउंटिंग फ्लो, देन उसके बाद में बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल, है ना, और फंक्शनल मॉड्यूल्स ऑफ ईआरपी। ईआरपी के मॉड्यूल कौन कौन से देखे, बहुत बड़ा देखा इसमें, है ना। ये खत्म तो लगभग चैप्टर ही खत्म, अब कुछ ज्यादा बचा हुआ नहीं है, 2 लेक्चर का चैप्टर है खत्म, बाकी कुछ नहीं है ना। फंक्शनल मॉड्यूल के अंदर बताओ ना क्या क्या है। ईआरपी मॉड्यूल में फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल, ये क्या कर रहा है रे भाई, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, फाइनेंशियल की ग्लोबल सेटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग, टैक्स का कॉन्फ़िगरेशन, अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल, असेट अकाउंटिंग एक्सेट्रा, इसका सारा सेटअप फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले मॉड्यूल में हो रहा है। दूसरा मॉड्यूल कौन सा है, कंट्रोलिंग मॉड्यूल, ओवरऑल कंट्रोल कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, है ना। एक्चुअल डेटा और प्लान फिगर क्या है वो देख के एनालिसिस करता है और इस एनालिसिस का बिजनेस स्ट्रेटेजीज में यूज करता है ना। की फीचर क्या है, इसमें 2 बातें हैं, कॉस्ट एलिमेंट और रेवेन्यू एलिमेंट। इसके अंदर कुछ की फीचर है, बताओ ना क्या क्या है की फीचर। कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, एबीसी, इंटरनल ऑर्डर, प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, अलग अलग ऐसे इसके अंदर पॉइंट देखे थे, याद है क्या, कल बहुत इसमें विस्तार से देखा था। आज मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, चलेगा ना, अरे बोलो ना। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल क्या बोलता है, अरे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये है ना, इसमें कुछ की फीचर्स कैसे है, ये हाई लेवल इंटीग्रेशन और कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंक्वायरी, है ना, टू ऑर्डर,
एंड एंडिंग विद डिलीवरी ऑफ गुड्स, वहां पे ये खत्म हो रहा है। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ेगा। सही बोला गलत बोला? सही बोला, है ना। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन, बिजनेस एरिया, प्लांट एक्सेट्रा, ये सारी बहुत सारी बातें रहेगी। असाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, उसके बाद में यूनिट को असाइन कर, ये सब ईआरपी मॉड्यूल के अंदर हो रहा है। प्राइसिंग कंपोनेंट डिफाइन करेंगे, ऐसे कुछ इसके फीचर है। सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस कैसी है, पहले प्री सेल्स एक्टिविटी, ये भी ईआरपी मॉड्यूल के अंदर है कि पहले आप कस्टमर सर्च करोगे, है ना, अपॉइंटमेंट फिक्स करोगे, डिस्कशन करोगे, कोटेशन दोगे, फिर ऑर्डर लोगे, इन्वेंट्री में देखोगे है क्या इन्वेंट्री, फिर मटेरियल डिलीवरी करोगे, बिलिंग दोगे और पैसा लोगे, ये सारी चीजें उसके अंदर है। एचआर मॉड्यूल के अंदर ये क्या कर रहा है, पर्सन को हायर करना, कंपेंसेशन हैंडल करना, पेरोल एक्टिविटीज हैंडल करना, ये इसका काम है ना। जनरली ये काम कौन सा डिपार्टमेंट करते रहता, पेरोल और पर्सनल डिपार्टमेंट ये सारा काम करते रहता। सही बोला गलत बोला? सही बोला सर, आपने एकदम सही बोला, है ना। आगे डिस्कस करते हैं, और क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं इसमें बताओ ना मुझे। ये मॉड्यूल कहां से स्टार्ट हो रहा है, एम्प्लॉय और वर्कमैन मास्टर से शुरू हो रहा है ना। हर एक डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय बीइंग द पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट, सो देयर विल बी प्रोविजन ऑफ डिपार्टमेंट एंड डेजिग्नेशन। एक ईआरपी में डेजिग्नेशन मास्टर रहेगा और डिपार्टमेंट की, हर एक एम्प्लॉय कोई ना कोई डिपार्टमेंट में है और उसका कुछ ना कुछ डेजिग्नेशन है। तो ये ईआरपी मॉड्यूल में वैसा सेटअप ही रहेगा, है ना। देन मैग्नेटिक कार्ड, फिंगरप्रिंट, इससे अटेंडेंस मैनेज हो जाएगा, ठीक है। अटेंडेंस का ऑटोमेशन हम लोग कर लेंगे तो सैलरी भी अपने आप निकल जाएगी। सही बोल रहा हूं ना मैं? हाँ ना सर, एकदम सही। हॉलीडे मास्टर रहेगा जिसमें पहले से हॉलीडे डाल के रख सकेंगे एक्सेट्रा, और ये सारे डेटा को एक्सेस सिर्फ ऑथोराइज पर्सन को ही मिलेगा। पीपी मॉड्यूल, प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल, इसमें मास्टर डेटा है, ये क्या कर रहा है, कोलैबोरेट कर रहा है ना। जिसमें मास्टर डेटा में वर्क मटेरियल मास्टर, वर्क सेंटर, बिलिंग्स, है ना, सेल्स एंड ऑपरेशन का प्लानिंग का उसका फोरकास्ट करना, उसके बेसिस पे प्रोडक्शन प्लान बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का है माल उसका प्लानिंग है। प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन को कैसा शेड्यूलिंग करने का है। मटेरियल प्रोडक्शन पैरामीटर्स को कैलकुलेट करके रॉ मटेरियल कितना लगेगा और मटेरियल के रिक्वायरमेंट का प्लानिंग करना। कैपेसिटी कैसे यूटिलाइज करना, है ना। प्रोडक्ट के कॉस्ट का प्लानिंग करना कि उतने कॉस्ट में मिलना ही चाहिए वो प्रोडक्ट, ये सारी चीजें पीपी मॉड्यूल के अंदर। अगला मॉड्यूल कौन सा है, एमएम मॉड्यूल, बताओ ना, मटेरियल मैनेजमेंट, है ना। जब प्रोडक्शन वाले को या कोई भी डिपार्टमेंट को गुड्स परचेस करना है तो वो परचेस रिक्विजिशन किसको देगा, मटेरियल मैनेजमेंट। फिर वो इवेल्युएट करेगा, कोटेशन मंगेगा, कोटेशन को इवेल्युएट करेगा, परचेस ऑर्डर देगा, उसमें स्टॉक आइटम, क्वांटिटी, है ना, रेट, ड्यू डेट और कौन से गोडाउन में चाहिए, ये सारी बातें दे देगा, है ना। फिर गुड्स को रिसीव करेगा, मटेरियल इशू करेगा, जिस डिपार्टमेंट को चाहिए उसको, परचेस इनवॉइस सामने वाले का आएगा तो पेमेंट भी बराबर दे देगा, है ना। क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल, ईआरपी में देखो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी मेंटेन रहनी चाहिए तो उसके लिए भी सारी बातें हैं। क्वालिटी का प्लानिंग करने का है ना, कि प्लानिंग करना है, वो भी कैसे, एक से जब भी कस्टमर का सेटिस्फेक्शन कब बढ़ जाता है कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट को एक्सीड कर देना है तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, तो ऐसी क्वालिटी हम प्लान करते हैं। क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए रैंडमाइज इंस्पेक्शन करते, कभी भी जाके सरप्राइज विजिट करते प्रोडक्ट की। क्वालिटी अश्योरेंस के लिए हम क्या करते, पहले तो वेरियस प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करना, सीक्वेंस इंटरेक्शन करना, उसका सीक्वेंस कैसा है ना। फिर प्रोसीजर सेट करना, और एक बार वो प्रोसीजर फिक्स हो गई तो आगे से वही प्रोसीजर हर एक को फॉलो करने लगाना। इससे क्वालिटी कैसी रहती है, अश्योरली मेंटेन रहती। क्वालिटी इंप्रूवमेंट ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जब टेक्नोलॉजी बदल जाती है, इकोनॉमी बदल जाती है, पॉलिटिकल सिचुएशन बदल जाती है, हमारे एम्बिशन ड्रीम्स बदल जाते हैं या कंपटीशन बदल जाती है, तब क्वालिटी भी इंप्रूव करना पड़ता है।
है ना। आगे प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल, एक्चुअल मेंटेनेंस आप कर रहे हो, लेकिन मेंटेन ये इसका डेटा मेंटेन कौन कर रहा है? ईआरपी। ईआरपी का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि आपका प्लांट गुड वर्किंग कंडीशन में रहना चाहिए, और वो भी लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट में। आपका, है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ऑप्टिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलनी चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव के साथ में प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल काम कर रहा है। इक्विपमेंट मास्टर, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, सारी इक्विपमेंट की, प्लांट की, है ना, और उसके बाद में ये इंफॉर्मेशन के भरोसे वो प्लांट का मेंटेनेंस, है ना, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल बना के मेंटेनेंस कर रहा है, ठीक है। देन आगे प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल, एक ऐसा मॉड्यूल है जो क्या कर रहा है? कोई भी एक एक्टिविटी को एज अ प्रोजेक्ट ले रहा है, और वो पूरा प्रोजेक्ट फिर उसके अंदर चाहे मटेरियल के एमआरपी की जरूरत पड़े, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग करना पड़े, कॉस्ट का प्लानिंग करना पड़े, है ना, जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता वो अलग अलग मॉड्यूल्स को यूज करता है इसके अंदर। सप्लाई चेन मॉड्यूल कहां से शुरुआत होते रहता? रॉ मटेरियल सप्लायर से प्रोक्योर करने से लेके तो खत्म कहां पे होता बताओ ना? जब जब बोलो, हाँ, जब फिनिश गुड्स डिलीवर कर देते। सीआरएम, और आखिरी का मॉड्यूल यही है ना, सीआरएम मॉड्यूल आखिरी का, कस्टमर रिलेशनशिप मॉड्यूल। इसका एम क्या है? कस्टमर के साथ में रिलेशन को, एग्जिस्टिंग कस्टमर से इंप्रूव करना रिलेशनशिप, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर का को ढूंढना, है ना, और उसके बाद में पुराने कस्टमर का क्या करने का है? दिल जीत लेना, फॉर्मर विनिंग बैक फॉर्मर कस्टमर, ठीक है। ये हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मेन पर्पस है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? दिस सिस्टम कैन ब्रॉट इनटू इफेक्ट विद सॉफ्टवेयर। ये कैसे कर रहा है? कलेक्ट, ऑर्गेनाइज और मैनेज कर रहा है कस्टमर के इंफॉर्मेशन को, है ना। और ये जब भी कस्टमर कोई भी एम्प्लॉय से इंटरेक्ट करता है तो उससे डेटा लेके वो सिस्टम के अंदर हम डाल देते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं? वो वही डेटा का हम यूज करते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट वाले, भाई सेल्स वाले से इंटरेक्शन हुआ था, उसने जो उसका उस कस्टमर के बारे में रिव्यू डाला हुआ है, वो कभी मैन्युफैक्चरिंग वाला या दूसरा डिपार्टमेंट में यूज भी होगा, ठीक है। इसमें अब हम लोगों ने क्या देखे थे? कुछ बेनिफिट, कस्टमर का रिलेशनशिप हमारा बढ़ रहा है ना, वो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ गया तो उसका रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग करेंगे। क्या चीज था रे? ये प्रीमियम प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही देंगे, या अपसेलिंग हो गया। क्रॉस सेलिंग क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रीमियम कस्टमर्स को देंगे, है ना। बेटर इंटरनल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता। मार्केटिंग के लिए भी कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में लाने का है, कस्टमर की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी बातें हमको समझ में आ जाती है। यहां तक का हमारा हो गया। सही बोला गलत बोला? 22 मिनट लग गए। पूरा चैप्टर तो रिवाइज हो गया, लेकिन कितना समय लग गया? 22 मिनट। लेकिन ठीक है रे, है ना, चलता है सर, है ना रे, चलता है ना कि नहीं चलता? बोलो। चलता है सर। चलता है सर, है ना। तुम बोलो भाई, तुम्हारे हिसाब से सब कुछ। अब तो मैं मस्त छुट्टी लेने वाला हूँ। तुम्हारी ऐश रहेंगी? नहीं, तुम्हारी ऐश नहीं रहेंगी, ऐश तो मेरी रहेगी। तुम्हारा तो, तुमको चैप्टर 3 प्रिपेयर करने का है। नोट्स ले लिया? हाँ, फोर्थ फोर्थ, चैप्टर 3 नहीं, चैप्टर 4 आपको लेने का है। नोट्स ले लिया सारे लोगों ने? है ना। बाकी लोगों ने कुरियर मंगा लिया, बाहर गांव वालों ने? अरे बोलो ना वसुधा ताई, वसुधा ताई आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ सर। हाँ, कुरियर मंगा लिया क्या? नहीं सर, मंगाने का बता 2 तारीख तक आ जाना चाहिए, ऐसा कुछ कर लेना ताई, क्योंकि 2 तारीख से, 2 तारीख को मैं बैच नहीं लेने वाला हूँ। 2 तारीख को आपका रिकॉर्डिंग यहाँ पे प्ले होगा। 1 तारीख को लूंगा मैं, है ना, लेकिन 2 तारीख से क्या प्ले हो जाएगा? रिकॉर्डिंग। सही है गलत है? सही है। और यहीं पे आना, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे देखना, वो सो दैट आप कर सको। बाकी ऑनलाइन वाले तो देखेंगे ही यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़े क्या? बोलो ना। हाँ, इंटीग्रेशन। अब देखो, अलग अलग मॉड्यूल है, अलग अलग जगह है, अलग अलग मॉड्यूल है,
अलग अलग है ना। ईआरपी के सारे मॉड्यूल एक दूसरे से कैसे है, इंटीग्रेटेड है। सही बोला गलत बोला, बोलो ना। सही बोला। ईआरपी सिस्टम ये ह्यूमन बॉडी के जैसी है, इसके अंदर अलग अलग डिफरेंट यूनिट है और हर एक यूनिट दूसरे यूनिट से रिलेटेड है ना। और ये सारे के सारे यूनिट एक साथ में वर्क करते हैं, है ना। काय के लिए, टू जनरेट डिजायर्ड रिजल्ट। सही बोला गलत बोला, बोलो। सही बोला। अरे हाँ या ना बोलो ना। हाँ, है ना। ये सारी बातें हैं इंटीग्रेशन की। अब सर समझ में आया, इंटीग्रेट होना यानी ईआरपी का एक मॉड्यूल दूसरे से रिलेटेड है, एक डाटा दूसरा मॉड्यूल यूज करेगा, दूसरे का डाटा पहला मॉड्यूल यूज करेगा। इस चीज को आप क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन। और इससे ओवरऑल, है ना, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा, डिजायर्ड रिजल्ट अचीव करेंगे। यही बोलने का मतलब है ना सर आपका। जी हाँ। कोमल ताई तो अब बात नहीं कर रही मेरे से, वो नाराज है मेरे से, है ना। भाविका ताई तो गाँव गई भी है ना भाविका ताई, है ना। वो आई नहीं अभी तक गाँव हाँ से। सर। हाँ, कब आ रही ताई तू, मैं जाने के बाद में, है ना। हाँ सर। हाँ भी बोल रही है, देखो जमाना कितना खराब है। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं मास्टर डेटा अक्रॉस ऑल मॉड्यूल। अब ईआरपी के ऑल मॉड्यूल बोल दिया तो अब आपको ध्यान में आ गया, है ना। एमएम मॉड्यूल है, पीपी मॉड्यूल है, प्रोडक्शन प्लानिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, है ना। उधर एचआर मॉड्यूल है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल। अरे बोलो ना, सीआरएम मॉड्यूल, अबे बोलो। तो मास्टर डेटा जो है ना, वो सारे मॉड्यूल का, है ना, मस्ट बी सेम। और ये शेयर भी होता है अदर मॉड्यूल पे जब भी जरूरत हो तो। सही बोला गलत बोला, जी हाँ सर। इंटीग्रेशन में वही तो बात बोली भी है कि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल का डेटा यूज कर सकता है। कॉमन ट्रांजैक्शन का डेटा जो है वो शेयर हो रहा है अदर मॉड्यूल के साथ में जब भी जरूरत है तब, है ना। यहां तक के सेपरेट वाउचर टाइप यूज किए जाते हैं हर एक मॉड्यूल में। काय के लिए, फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, है ना। फिगर ट्रांजैक्शन क्या हो रहे हैं, अक्रॉस डिपार्टमेंट फ्लो हो रहे हैं। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में डेटा, फिगर्स यानी नंबर्स अपने आप चले जा रहे हैं। ईआरपी बनाई कुछ ऐसा है। सही बोला गलत बोला, बोलो ना। सही बोला, है ना। इंटीग्रेशन पॉइंट, इंटीग्रेशन पॉइंट क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन पॉइंट बोल रहा है मटेरियल मैनेजमेंट का इंटीग्रेशन किसके साथ में होता है, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग। ऐसा पॉसिबल है क्या रे, मटेरियल वाला, मटेरियल मैनेजमेंट जिस पे परचेस रिक्विजिशन आती और फिर वो क्या करता, वो देखता पहले है क्या, तो फिर परचेस रिक्विजिशन अप्रूव करने के बाद में कोटेशन मंगाता, है ना। कोटेशन के बाद में अप्रूव करता कोटेशन, माल ले लेता और जिसको चाहिए था उसको दे देता। वो डिपार्टमेंट यानी मटेरियल मैनेजमेंट। क्या इसका फाइनेंस और कंट्रोलिंग के साथ में इंटीग्रेशन होगा? अरे हाँ या ना बोलो ना। हाँ सर होगा। आपने मेन मुद्दे की बात तो बताई नहीं जहां इंटीग्रेशन हो रहा था, है ना। वो माल दे दिया तो फोकट में दिया या पैसा दिया, पैसा लेने वाला है ना वो इनवॉइस देगा ना। उसने इनवॉइस दिया, आपने देख के जैसे ही अप्रूव कर दिया ना, ऑटोमेटिकली वो इनवॉइस कहां पे चले जाएगा, फाइनेंस वालों के पास में। ऑटोमेटिकली आपके खाते में से पैसा निकल के सामने वाले के खाते में चले जाएगा। यह अपने आप हुआ या इंटीग्रेशन के वजह से हुआ, इंटीग्रेशन के। अरे सही बोला गलत बोला, वसुधा, चिन्मय, अनिकेत, भाविका, कोमल, बोलो ना। सही बोला। हाँ, तो ये यही तो बात बोल रहा है, इंटीग्रेटेड इन एरिया। अलग अलग एरिया है, जैसे मटेरियल का वैल्यूएशन करना, वेंडर का पेमेंट करना, मटेरियल की कॉस्ट निकालना, है ना। ये सारे चीजों के लिए इंटीग्रेशन होना जरूरी है। जब भी इन्वेंट्री का पोस्टिंग कर रहे हैं,
इट अपडेट जनरल लेजर अकाउंट, जनरल लेजर का अकाउंट है ना, अपडेट कर रहा है बैकग्राउंड में। जब भी लॉजिस्टिक इनवॉइस वेरिफिकेशन के लिए क्रिएट हो रहा है ना, जैसे ही माल आ गया तो वेंडर की लाइबिलिटी क्रिएट हो जा रही है अपने आप ऑटोमेटिकली, है ना। ये सब काय के भरोसे हो रहा है, इंटीग्रेशन के भरोसे। समझा कि नहीं समझा बोलो रे मेरे प्यारे क्लासवासियों। मैंने व्यू चेंज नहीं किया, लेकिन आप थोड़ी बताओगे, है ना, वसुधा ताई, चिन्मय गुलवे, मेरे को याद थोड़ी दिलाओगे कि सर आपको व्यू बदलना है। क्यों रे, सर बोलो ना। सेंटर वाला ही अच्छा, हाँ, सेंटर वाला अच्छा था सर। सेंटर वाला अच्छा लगता क्या रे? नहीं रहने दो सर, हाँ, नहीं सर, रहने दो सर। यही रहने दो सर। ये रहने तू ना। तो फिर हाँ। तुमने मेरे को, पॉइंट तुमने मेरे को बोला भी नहीं ना ऐसे सर तो। मैंने मैसेज किया था आपको। अच्छा, तुमने मैसेज किया, यानी मैंने सब छोड़ छाड़ के, पढ़ाना छोड़ छाड़ के ताई के मैसेज पढ़ने चाहिए, है ना। बराबर बोला ना मैंने, है ना वसुधा ताई? ए ताई, नहीं सर। तू बोलेगी मेरा मास्टर पागल है ना ताई? नहीं सर। वो तो है बोलना सर, है ना। आप वो तो थोड़े सर्किट तो आप हो ही पहले से, हमारी मेंटेलिटी प्रिपेयर हो गई अब उसके लिए, है ना। मेरे को गाली देने वाला, सबसे ज्यादा गाली देने वाला कौन है रे? एक ही है, सब जने बाय डिफॉल्ट उसके तरफ। खंडेलवाल जी देख तेरी इज्जत क्या हो गई तो, है ना। मैंने कुछ बोला क्या? मैंने जनरल बोला ना, मैंने कुछ बोला क्या? मस्ती है क्या ये? अच्छा, वो तो बोल रहा मस्ती नहीं है बोले, है ना। हाँ, अच्छा बताओ मुझे, ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल का इंटीग्रेशन फाइनेंस। अब मेरे को एक बात बताओ यार, एचआर ह्यूमन रिसोर्स, इसका फाइनेंस के साथ में क्या लेना देना? भाई कौन कितना आ रहा है, देख लिया, एम्प्लॉय आया, कौन से समय पे आया, आया कि नहीं आया, बराबर गया, काम किया कि नहीं किया, ये सब देखना है एचआर वाले को। फिर उसका फाइनेंस से क्या इंटीग्रेशन है? सर पगार देंगे कि नहीं देंगे, फुकट में ही घोटेंगे। हाँ, तो ये है ना, अब अटेंडेंस लीव रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है तो उससे सैलरी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है। सही की गलत बोलो ना, सही है ना। और ये सैलरी जो है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है ना। और ये प्रोसेस भी कैसी हो जाती है, ऑटोमेटिकली सारा, है ना, बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग मॉड्यूल के साथ में इंटीग्रेशन है, तो अपने आप इधर सैलरी कैलकुलेट होके डायरेक्ट उसके खाते में चले जाएगी, उसका अकाउंटिंग भी हो जाएगा फाइनेंस और अकाउंटिंग में। समझा कि नहीं समझा बोलो ना सारे लोग और सारी लोगिया, कोई मुझे जवाब नहीं दे रहा। समझे सर। समझा ना सर? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं तीसरी बात, मटेरियल मैनेजमेंट इंटीग्रेशन विद प्रोडक्शन प्लानिंग, है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, मटेरियल मैनेजमेंट का प्रोडक्शन प्लानिंग से क्या लेना देना? प्रोडक्शन वाला अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मटेरियल वाला क्या कर रहा है, अपना रॉ मटेरियल बुला रहा है, जो भी बुला रहा है, उनका क्या लेना देना आपस में? अरे सर, प्रोडक्शन का शेड्यूल रहेगा आगे जाके तो फिर वो रॉ मटेरियल बुला के रखेगा, नहीं तो सड़ने देगा क्या रॉ मटेरियल बुला के? अरे बोलो ना, सॉस बनाने का है, टमाटे बुला लिए, है ना, और पता चला 2 महीने सॉस बनाना अभी करना ही नहीं है कुछ, टमाटे सड़ के वैसे ही सॉस बन गया। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं? तो पनीर बनाने का है, दूध बुला के रख लिया, है ना, और 8 दिन किया ही नहीं, पनीर बनाए नहीं, फिर क्या हो जाएगा, है ना, वैसे ही पनीर बन जाएगा। सही बोला गलत बोला मैंने, है ना। इंटीग्रेशन रहना जरूरी है। क्यों? अलग अलग एरियाज में इंटीग्रेशन है, जैसे कि मटेरियल रिक्वायरमेंट का प्लानिंग करना पड़ेगा, रिसिप्ट करना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा मटेरियल को अगेंस्ट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के ऑर्डर है तो फिर उसको हम रिसिप्ट, यानी कहीं ना कहीं उन दोनों का तालमेल हो रहा है ना। अबे हाउ की नाउ हाउ,
है ना। अब अवेलेबिलिटी चेक करना पड़ेगा स्टॉक का, प्रोडक्शन वाला भी प्रोडक्शन शेड्यूल बनाने से पहले देखेगा ना मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में गुड्स है कि नहीं है। नहीं तो दूसरे दिन 3000 लेबर को बुला लिया और रॉ मटेरियल 300 लेबर के जितना ही था, बचे हुए 2700 चुपचाप वहां थोबड़ा देखते रहे, मच्छर मारते रहे। समझ में आ रहा है क्या, है ना। तो वो उसके लिए जरूरी है मटेरियल रिक्वायरमेंट, है ना। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट का प्लानिंग भी बेस्ड है स्टॉक पे, एक्सपेक्टेड रिसीप्ट पे, एक्सपेक्टेड इशू पे, है ना। तो ये सारी चीजें, और ये जनरेट कर रहा है, क्या जनरेट करता है, प्लान्ड ऑर्डर, परचेस रिक्विजिशन, है ना, विच जिसको हम परचेस ऑर्डर में या परचेस कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला प्लानिंग दे देता अपना कि मैं ऐसा ऐसा प्लानिंग करूंगा या ऐसे ऐसी मेरी परचेस रिक्विजिशन रहेगी, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, परचेस ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे ना। परचेस रिक्विजिशन ही नहीं है, आगे का कोई मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल ही नहीं है, तो परचेस ऑर्डर देंगे क्या। ओहो, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं। तो इंटीग्रेशन जरूरी है ना। मटेरियल मैनेजमेंट का इंटीग्रेशन किसके साथ में है, सेल्स और सॉरी ये तो दोनों अलग ही चीजें है ना। मटेरियल मैनेजमेंट स्टॉक मेंटेन कर रहा है, सेल्स वाला फिनिश गुड्स को बेच रहा है, इनका आपस में क्या लेना देना। अरे लेना देना है, फिनिश गुड्स स्टॉक में है नहीं तो भी बेच के आ जाएगा क्या तू, कल ही देता तुमको, है कंधा नहीं कुछ भी नहीं, है ना। ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। ऑर्डर आ गई, तुम गए थे 100 के ऑर्डर लेने, उसने 1000 की दे दिया, तो देखना थांबा सर, है ना, जस्ट आई विल चेक माय स्टॉक राइट नाउ, है ना। 2-4 बटना दबाएंगे, सो नो सर, एक्सट्रीमली सॉरी, द प्रोडक्ट इज इन सो डिमांड, इट कैंट बी अवेलेबल राइट नाउ, यू नीड टू वेट फॉर जस्ट 4 days सर, आई विल डेफिनेटली डिलीवर यू विद इन 4 days, आई रियली अपोलोजाइज यू सर। ऐसे बोलते रहते ना वो, है ना। तुम्हाला काय वाटतं, मला इंग्रजी येत नाही, हा आम्हाला येते, कळलं ना तुम्हाला, हा आपण मल्टीफेरस आहो आपले ते गावठी येते, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है ना। कोमल बंसाली, मैंने क्या बोला ध्यान में आया क्या। हाँ सर। हाँ, अपन अंगारे, हाँ। मेरा ये स्टेटमेंट आजकल नहीं है, घर के 2-4 लोग और भी बोल रहे हैं। जैसे ही मैं आया बोले अपन अंगारे मेरे को पहले ही बोल देते घर पे, है ना। वो आदत हो गई बोल बोल के, है ना। नए नए बच्चों को तो ऐसा लगता होगा कि ये साला खुद की बम फुछार के मार रहा करके, है ना। फिर कुछ कुछ दिन के बाद में पता चल जाता कि इसका ये स्टाइल ही है बोलने का। चलो चिन्मय गुलवय, ये चिन्मय, यस सर। खर्चा पानी चाहिए नहीं क्या तेरे को, तूने खर्चा पानी बराबर ले लेता था ना बाबू मेरे से, तबीयत खराब नहीं होती थी तेरी, हाँ। लिया ना सर, पहले दिन था ना। एक अच्छी दवाई बताता मैं तेरे को, वो ले लिया, खत्म। ये सब बुखार आता ही नहीं 2 साल 3 साल, सच्ची, हाँ। लिया ना सर, जिंकोविट लिया ना सर, जिंकोविट लिया मैंने। हाँ अच्छा, चलो सारे लोग और सारी लोगिया, बताओ रे मुझे, मैं क्या डिस्कस कर रहा था। मैं डिस्कस कर रहा था कि, है ना, मटेरियल मैनेजमेंट इंटीग्रेशन विथ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंटीग्रेशन के एरिया कौन कौन से है, डिलीवरी, अवेलेबिलिटी चेक, स्टॉक ट्रांसफर रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा, इन सारे जगह पे जरूरी हो जाता है ना। कभी 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 मेरे दिल में, है ना, कभी कभी क्या हो जाता है, as soon as sales order created, जैसे ही सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया उसी मोमेंट पे डायनेमिक अवेलेबिलिटी चेक आ जाता, स्टॉक है कि स्टॉक नहीं है ना, ठीक है। और उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, है ना। और एक चीज सुनो आप, बहुत जबरदस्त बात है इसमें, व्हेन डिलीवरी क्रिएटेड, स्टॉक है और आपने कर दिया, डिलीवरी क्रिएट कर रहे हैं,
तो डिलीवरी आप देना है वो गुड्स अभी तक तुम्हारे पास में ही पड़े हुए हैं गोडाउन में कि मैं आया इसके पास में, खंडेलवाल जी के पास में, इसने मेरे को ऑर्डर दिया, मैंने स्टॉक अवेलेबिलिटी चेक किया और उसने ऑर्डर कंफर्म कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया मैंने, है ना। तो अब एक्सेप्ट करने के बाद में गुड्स खंडेलवाल जी के पास में अपने आप पहुंच गए, उसी छू मंतर हो गए, वहां से नहीं इसके पास में आकर, ऐसा हुआ, या तुम्हारे गोडाउन में पड़े हैं, तुम्हारे गोडाउन में है तो तुम बेच सकते क्या उस गुड्स को? अब भले ही तुम्हारे गोडाउन में है लेकिन वो गुड्स तुम्हारे है क्या? नहीं, बेचे हुए हैं। तो व्हेन डिलीवरी इज क्रिएटेड, क्वांटिटी टू बी डिलीवर्ड, जिसको देना बाकी है वो मार्क हो जाता, शेड्यूल फॉर डिलीवरी। मार्क यानी वो गुड्स के ऊपर आ जाता क्या अपने आप स्टैंप, या ईआरपी मॉड्यूल के अंदर आ जाता कि स्टॉक तुमको दिखा रहा है 100 क्वांटिटी, लेकिन इसके 20 क्वांटिटी तुम बेच नहीं सकते, इट इज शेड्यूल्ड फॉर डिलीवरी। सब कुछ कैसा हो रहा है? अपने आप। इतना ही नहीं, ये तुम्हारे टोटल स्टॉक में से डिडक्ट भी हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? अबे हाँ या ना? हाँ सर, ये सब अपने आप हो जाता है। हाउ, चमत्कार के जैसे ही है, कंप्यूटर अलग ही है। पहले जैसे मंत्र बोलते थे भस्म कर देते थे ना, वैसा ही अब क्या हो जाएगा कुछ दिनों से, है ना, ऐसा मोबाइल निकालो ठप कर दो तो खड़कन भस्म, है ना, खंडेलवाल भस्म, है ना, ऐसे ही हो जाएगा। सच्ची मजाक नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना, जमाना खराब है ना। चलो आगे डिस्कस करते हैं, और हमको क्या बोलना पड़ेगा फिर? खंडेलवाल था। समझ में आ रहा है ना? हाँ चलो, पागल हो गए क्या रे तुम वहां बैठे हुए? ये पोट्टे तो बम हंस रहे। नहीं सर। हाँ ऐसा मैं तुम वर्चुअल वालों को तो भलता फालतू लगता हूँ, क्या बड़बड़ चालू है, चुपचाप पढ़ाओ भाई, ऐसा लग रहा हूँ। क्यों रे वर्चुअल वालों? नहीं सर। नहीं सर। हाँ क्या ऐसा चाहिए बीच में हाय हेलो? हाँ सर सर, चाहिए सर। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे अपन अब नया भस्म, एक नया वर्ड बन गया अपना, कौन सा? जैसा वो क्या रहता रे, सुवर्ण भस्म, है ना, मालूम नहीं कि आयुर्वेदिक चीजें रहती सुवर्ण भस्म वगैरह, वैसा एक नया भस्म बन गया अपने पास में। कौन सा भस्म? खंडेलवाल भस्म, है ना। अगला 1 महीना अपन खंडेलवाल जी को मस्त, है ना, भस्म करेंगे। हाँ चलो, मटेरियल मैनेजमेंट का इंटीग्रेशन किसके साथ में? क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ में, है ना। अच्छा मेरे को एक बात बताओ सर, क्वालिटी तो अपने आप में अलग ही चीज है, उसका मटेरियल मैनेजमेंट से क्या लेना देना? आप ही बताओ ना। हाँ, भाई क्वालिटी का मटेरियल मैनेजमेंट से क्या लेना देना, वो तो अलग ही, इसका कैसा इंटीग्रेशन होगा? मेरे को एक बात बताओ, मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में प्रोसेसेस नहीं रहेंगे बहुत सारे, है ना। वो रॉ मटेरियल को ऑर्डर करेगा नहीं करेगा? करेगा। वो रॉ मटेरियल की क्वालिटी बराबर चल रही है नहीं चल रही है, ये कौन देखने वाला है? तुम्हारा ससुरा मेरा ससुरा। क्वालिटी मैनेजमेंट, वो जो बहुत सारे प्रोसेसेस है, वो प्रोसेसेस बराबर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, वो कौन देखेगा? क्वालिटी मैनेजमेंट। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, समझ में आ रहा है ना आपको, है ना। तो इट इज इंटीग्रेटेड विथ क्वालिटी मैनेजमेंट। काय के लिए? क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए। कब? जब गुड्स आता है तब भी। इन प्रोसेस में है गुड्स, तो वो इन प्रोसेस यानी प्रोसेस के अंदर का इंस्पेक्शन, है ना। इन केस गुड्स मूवमेंट में है तो सिस्टम डिटरमाइन करता वेदर मटेरियल सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन ऑपरेशन। अब देखो, जब भी ये जान दो, ये हमारा थोड़ा इररिलेवेंट पॉइंट है, यहीं तक हमारे लिए काम की बात है ना। अब अगर गुड्स मूवमेंट है ना, तो वो डिसाइड करेगा सिस्टम कि इंस्पेक्शन अपना यानी क्वालिटी इंस्पेक्शन करना है नहीं करना है, और फिर अगर करना है तो करस्पॉन्डिंग एक्टिविटी इनिशिएट करेंगे, है ना। ठीक है।
बेस्ड ऑन क्वालिटी पैरामीटर के बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, वेंडर को सिलेक्ट करेंगे। अलग अलग वेंडर को अप्रूव करते रहते ना, है ना, जिस वेंडर की क्वालिटी अच्छी, हम क्या करेंगे, उसी से तो ऑर्डर लेंगे। अबे हाँ या ना बोलो ना। हाँ, ये हो गई पांचवी बात। अब आगे डिस्कशन करते हैं छठवीं बात, मटेरियल सर्विस रिक्वायरमेंट, है ना। मटेरियल मैनेजमेंट का इंटीग्रेशन किसके साथ में है, प्लांट मेंटेनेंस। सर प्लांट मेंटेनेंस की तो अलग ही एक्टिविटी है, उसका क्या इंटीग्रेशन रहेगा। अबे प्लांट मेंटेनेंस को कंज्यूमेबल नहीं लगेंगे क्या तुमको, रॉ मटेरियल लगेगा, है ना। प्लांट मेंटेनेंस के बेसिस पे तुम्हारे प्रोडक्शन शेड्यूल बदलेंगे, है ना, कॉन्सिक्वेंटली उसका रॉ मटेरियल के ऑर्डर के ऊपर इफेक्ट आएगा करके इंटीग्रेशन क्या है, जरूरी है ना। मटेरियल सर्विस रिक्वायरमेंट, मटेरियल रिक्वायर्ड चाहिए या सर्विस रिक्वायर्ड चाहिए, तो ये मेंटेनेंस ऑर्डर में मेंशन किया हुआ रहता। और ये मेंटेनेंस ऑर्डर यानी मेंटेनेंस ऑर्डर में जो जो मटेरियल बोला हुआ है वो और कौन लाने वाला है, मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ही लाने वाला है, क्योंकि इसके लिए परचेस रिक्विजिशन बनेगी। परचेस रिक्विजिशन के बेसिस में मटेरियल मैनेजमेंट वो ऑर्डर करेगा, गुड्स आएगा, उनको देगा। अबे हाँ या ना, हाँ, है ना। तो ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। काहे की बातें डिस्कस किया, इंटीग्रेशन की। सही बोला गलत बोला, बोलो। 100% सही बोला। आगे बढ़ते हैं मित्रों। ये एग्जाम्पल मैं मेरे तरफ से आपको क्या दे रहा हूं, गिफ्ट, है ना। ऐसा टीचर मिलेगा क्या आपको इतना गिफ्ट देता, हाँ। तो भी साले लोग मेरे को क्या करते, गालियां देते। लोग है एक नंबर के लुच्चे और लफंगे। कोई उसमें डाउट है क्या आपको, हाँ। कौन है, देख अब मैं कुछ बोला क्या, हाँ। चलो आगे डिस्कस करते हैं। एक बहुत बड़ा पोर्शन हमारा खत्म हो चुका है। अब आखिरी फेज में है हम, इस चैप्टर की आखिरी सांसें गिन रहे हैं हम। सही बोला गलत बोला, बोलो ना, सही बोला। तो मैं बड़बड़ कर रहा हूं, क्या बड़बड़ कर रहा हूं, मैं बड़बड़ कर रहा हूं, है ना, कि रिपोर्ट क्या है रे। रिपोर्ट सिंपली मीन्स प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। रिपोर्ट यानी और कुछ भी नहीं है, मीनिंगफुल तरीके से, प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करो इंफॉर्मेशन को, उसी को क्या बोलते रहते हैं, रिपोर्ट, नथिंग एल्स, है ना। इसके अलावा और रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है ना। बेसिक पर्पस जो रहता है सांगारे, बेसिक पर्पस है कोई भी फाइनेंशियल और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। ध्यान देना, पूरा कंसंट्रेशन पाहिजे मला। भाविका बोकरिया, कोमल भंसाली, चिन्मय गुलवे, वसुधा परतकर। बेसिक पर्पस कोई भी सिस्टम का रहता है, राइट इंफॉर्मेशन, राइट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट पीपल को राइट डिसीजन मेकिंग के लिए देना, उसी को क्या बोलते हैं, है ना। वही मेन पर्पस रहता है रिपोर्टिंग सिस्टम का। सही बोला गलत बोला मैंने, बोलो ना, सही बोला। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बताओ तीसरी बात, कौन सी बात, तीसरी बात। तीसरी बात, दो मेन रिपोर्ट है। कौन कौन से दो मेन रिपोर्ट है आप ही बताओ, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सही बोला गलत बोला मैंने, सही बोला, है ना। ये दो मेन रिपोर्ट है ना। और ये काय के लिए यूज होते रहते, बताओ ना मुझे। बेसिक एनालिसिस करने का है, काय का, फाइनेंशियल पोजीशन का और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। लेकिन ये दो रिपोर्ट कोई कंप्लीट नहीं है ना। मैनेजमेंट को तो बहुत सारे अलग अलग रिपोर्ट की जरूरत रहती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, है ना, बड़े बड़े जो कंपनीज है ना, बड़े बड़े कंपनीज, वो बड़े बड़े कंपनीज ये
क्या करते हैं, एनुअल रिपोर्ट भी पब्लिश करते हैं पब्लिक एट लार्ज के लिए, है ना, जो कि उनके फ्यूचर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सप्रेस करते हैं, इनसाइट दे रहे हैं कि हमारी सोशल जिम्मेदारियां क्या हमने स्वीकार किया हुआ है, हमारा फ्यूचर एस्पेक्ट कैसा है, ये सारी चीजें उसमें बताई जाती है। सही बोला गलत बोला मैंने? सही बोला, है ना। एमडीए, एमडीए का मतलब क्या रहता, मैनेजमेंट का डिस्कशन एंड एनालिसिस। एनुअल रिपोर्ट के अंदर एक सेक्शन रहता, उस सेक्शन को क्या बोला जाता मोहित सेठ? एमडीए, मैनेजमेंट का डिस्कशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेक्शन। ये एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो रहता है ना, इसमें डिस्कस किया हुआ रहता कंपनी का परफॉर्मेंस, कंपनी जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है वो इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट होने वाली है ना, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी, है ना, कैसे मैनेजमेंट ने प्रिपेयर किया हुआ है फाइनेंशियल पोजीशन, है ना। इसके अलावा क्रिटिकल गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि कंपनी जिस हेड पे वर्क कर रही है उसके ऊपर, ये सारी चीजें वो एमडीए के अंदर रहती है। सही बोला गलत बोला मैंने? सोर 100% कैसा है, सही है। आगे बड़बड़ करते हैं, बताओ क्या बड़बड़ कर रहे हैं, बोलो ना रे, है ना। MIS रिपोर्ट ये एक साधन है, टूल है मैनेजर के पास में, जिसके MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS का मतलब क्या है, मैनेज, नाम ही अपने आप में बता रहा है, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देने वाली सिस्टम, है ना। रिपोर्ट के माध्यम से मैनेजमेंट के पास में इंफॉर्मेशन आ रही है, जो जिससे मैनेजमेंट इवेल्युएट करेगा, क्या इवेल्युएट करेगा, बिजनेस के प्रोसेसेस को, बिजनेस के ऑपरेशंस को। सही बोला गलत बोला मैंने? एकदम सही बोला सर। इतना ही नहीं, देयर आर, है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ MIS रिपोर्ट है, एक दो नहीं बहुत सारे अलग अलग रिपोर्ट है जो विजुअली यानी जिसको देख सकते, चार्ट के फॉर्म में, पाई चार्ट के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में विजुअली प्रेजेंट करते हैं अलग अलग इंफॉर्मेशन को। अलग अलग रिपोर्ट रहते हैं और वो विजुअली प्रेजेंट करते हैं अलग अलग इंफॉर्मेशन को। अगले 2-3 पैराग्राफ में देखो, ये एक चीज और ये एक चीज, यहां पे क्वेश्चन क्या है बताओ मुझे, हु यूजेस MIS रिपोर्ट, और यहां पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज MIS रिपोर्ट। ये कंबाइन दिया हुआ है, कहीं पे भी यूज दिया हुआ है, कहीं पे भी रिपोर्ट क्या है वो बताया हुआ है। तो इधर के कुछ पॉइंट उधर है, उधर के कुछ पॉइंट इधर है, तो हम इसको कंबाइन पढ़ेंगे। यही क्या है, व्हाट इज MIS रिपोर्ट, और यही क्या है, हु यूजेस MIS रिपोर्ट। यही यानी कंबाइन हम लोगों ने देखा हुआ है। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं मैं? सही बोल रहा हूं। पहला पैराग्राफ क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, है ना सर, इसमें इतना आनंद आता ना सर, जैसे आपने काटा इतना अच्छा लगता ना, है ना, ऐसा कलेजे को क्या मिलती है, ठंडक, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, बताओ मुझे क्या डिस्कस कर रहे हैं, बिजनेस मैनेजर। पहले हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हु यूजेस MIS रिपोर्ट, कौन कौन यूज कर रहा है MIS के रिपोर्ट को, बिजनेस मैनेजर, सारे लेवल के, है ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के सारे मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर से लेके तो एग्जीक्यूटिव तक, सब के सब भरोसा रखते हैं, है ना, रिपोर्ट्स पे, जो इन अलग अलग सिस्टम्स में से बनी हुई है, ERP सिस्टम से बनी हुई रिपोर्ट पे सब लोग भरोसा रखते हैं, है ना। सोनू तुले मायावर भरोसा हाँ नहीं का है ना, तो ये ERP पे पूरा क्या रखते हैं, भरोसा रखते हैं, है ना। और ये हेल्प करते हैं इवेल्युएट, ये रिपोर्ट्स, ये सिस्टम हेल्प करते हैं इवेल्युएट करने के लिए। किसको इवेल्युएट करेंगे, ससरे को, हाँ, बिजनेस के प्रोसेसेस को, डेली एक्टिविटीज को,
प्रॉब्लम्स को, जो प्रॉब्लम अराइज हुए वे है ना, और डिसीजन लेंगे प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए, इन सारे रिपोर्ट्स को यूज करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये रिपोर्ट क्या बहुत बड़ी कंपनी रही तो ही रिपोर्ट यूज करेंगी, छोटी कंपनी यूज नहीं करेंगे, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, businesses of all sizes and in every industry, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ों की इंडस्ट्री है ना, केमिकल इंडस्ट्री है ना, तुम कोई भी इंडस्ट्री ले लो, वुडन इंडस्ट्री, ये क्या बोलते हैं इसको, कारपेंटर है ना, वुड इन, हाँ प्लाईवुड इंडस्ट्री, ऐसी कोई भी फर्नीचर इंडस्ट्री, ज्यादा अच्छे से बोलना है तो कोई भी इसमें जाओ, ये एमआईएस का यूज होता ही है ना। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं। Who uses MIS रिपोर्ट, इस क्वेश्चन को मैं क्या कर देता हूं, कट कर देता हूं। क्यों कट किया? क्योंकि उधर ही हमने हेडिंग दे दिया था दोनों का। सही बोला गलत बोला? मैंने सही बोला। इसमें मैं कुछ 3-4 पॉइंट बताऊंगा आपको। पहली बात, पहली बात बताओ, MIS सिस्टम क्या कर रही है? ऑटोमेटिकली, कोणता कली? ऑटोमेटिकली। इधर बम बोलता मोहित साला, है ना, ऑनलाइन में नहीं बोलता, बोले पसंद नहीं है मेरे को। कौन पसंद नहीं है? हाँ बोलना। अब जवाब देगा कि नहीं देगा? सच्ची बोल, सच्ची बोल। अब जवाब नहीं दिया तो एक बार जवाब नहीं दिया तो तेरे ऊपर 100 रुपए का फाइन लगाऊंगा साले, है ना। वो कितने जमा है इसकी तरफ? 700 रुपया देना बाकी है मेरे। अब मैं फाइन लगाऊंगा तूने जवाब नहीं दिया तो। फिर मत बोलना मेरा इंटरनेट कनेक्शन खराब है। तेरा यानी कंप्यूटर का? हाँ, तेरे कनेक्शन तो अच्छे ना सब? हाँ नहीं, वो बंदा एकदम मस्त है, एकदम है ना, जॉली बंदा है ना रे मोहित? बोलना बे, जॉली बंदा है ना तू? हाउ नहीं भी नहीं बोल रहा है ना, हाउ बोल। हाँ अब बात बनी। परेशान हो गया हूं मेरे से, परेशान हो गया क्या तू? नहीं ना? हाँ, शिक्षी जी को आजकल अपन ने फाइल पे नहीं लिया, अब शिक्षी जी को भी थोड़ा सा फाइल पे लेना पड़ेगा। हाँ, एमआईएस सिस्टम की खासियत ऐसी है सरकार, ये ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन को। कहां से? वेरियस एरियाज ऑफ बिजनेस। तुम्हारा ही बिजनेस है, तुम्हारे ही एरिया है, लेकिन इंफॉर्मेशन कौन कलेक्ट कर रहा है ना? एमआईएस। अच्छा, तुम फीड कर रहे या अपने आप ले रहा है? अपने आप, है ना। और ये काय में ऐसी लेके अचार डालेंगे क्या उसका? हाँ, ये वो जो इंफॉर्मेशन ली हुई है ना, उससे हम रिपोर्ट्स बनाएंगे, डेली रिपोर्ट। और ये डेली रिपोर्ट हम भेजेंगे की मेंबर्स को, है ना, थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन, जिससे आपके बिजनेस प्रोसेसेस कैसे हो जाएंगे? थोड़े सुधर जाएंगे। सही बोला गलत बोला? मोस्ट ऑफ द सिस्टम जो है, मोस्ट एमआईएस सिस्टम क्या जनरेट करते हैं? ऑन डिमांड रिपोर्ट। ऑन डिमांड पेपर मालूम है क्या आपको? है ना, तुमको टेस्ट देना है तो आओ और टेस्ट दे दो। इसको क्या बोलते रहते हैं? ऑन डिमांड। ऐसे रिपोर्ट भी, आपको जो रिपोर्ट चाहिए ऑन डिमांड, जब चाहिए तब आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, है ना। तो बहुत सारे एमआईएस सिस्टम कैसे क्या फैसिलिटी देते हैं? ऑन डिमांड रिपोर्ट जनरेट करने की फैसिलिटी, है ना। उसके अलावा अब मैं आपको बताता हूं, बैंक का स्टेटमेंट मंथली मेल आ जाता होगा आपको, है ना, लेकिन कभी 15 तारीख को ही देखना है तो आप देख नहीं सकते क्या? ऑन डिमांड देख सकते हैं। वो क्या है? बैंक का स्टेटमेंट जो जनरेट हो रहा है वो ईआरपी मॉड्यूल से रिपोर्ट ही तो है। अबे हाँ या ना? हाँ, ऑन डिमांड, ऑन डिमांड एमआईएस रिपोर्ट मैनेजर को अलाउ कर रहा है, अदर यूजर को अलाउ कर रहा है ना, टू जनरेट एमआईएस रिपोर्ट जब भी उनको जरूरत है। ऑन डिमांड रिपोर्ट का मतलब समझा के बताया, आपको तो समझने की जरूरत है ही नहीं, आप तो वैसे ही अंगार हो,
आपको वैसे ही सब समझ में आ जाता। अब बड़े बड़े जो बिजनेसेस है ना, अबे मेरी बात सुनो, जो मोटे मोटे बिजनेसेस है ना, वो क्या कर रहे, उनके पास में तो स्पेशलाइज एमआईएस का डिपार्टमेंट ही रहता, डायरेक्ट एमआईएस का डिपार्टमेंट है ना भाऊ, टेंशन घ्यायचं नाही, एक सेपरेट डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, उनका एक ही काम है, उनको कोई काम करने का है क्या बिजनेस का? अबे बोलो ना, मैं उसको सेल्स ऑर्डर लेना है, तेरे को कुछ नहीं करना है, जिस डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट बोला वो रिपोर्ट पहुंचा देना है। और तू रिपोर्ट कैसे बताएगा, तो तू अलग अलग डिपार्टमेंट का डेटा ले, बिंदास ले सकता तू, और उसके बेसिस पे रिपोर्ट बना के दे, है ना। तो लार्ज बिजनेस वालों के पास में स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है, जिनका ओनली जॉब क्या है, बिजनेस की इंफॉर्मेशन गैदर करना और एमआईएस की रिपोर्ट क्रिएट करना। अबे हाँ या ना बोलो ना। हाँ, ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट बोलो, चौथा पॉइंट क्या है? कुछ बिजनेसेस क्या यूज करते हैं, सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, काहे के लिए? इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। मैंने सही बोला गलत बोला, बोलो ना। सही बोला। कुछ बिजनेसेस वाले कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं, जो अपने आप है ना इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेते है ना। और हाउएवर मत है ना, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन की मेथड है ना, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहनी चाहिए। सही बोला गलत बोला मैंने? सही बोला। पांचवी बात, स्मॉलर बिजनेसेस सिंपल सॉफ्टवेयर है ना, एक्सेल स्प्रेडशीट ऐसे सॉफ्टवेयर यूज कर करके क्या कर रहे हैं, एमआईएस के रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं। हाउ की नाउ, किस्सा खत्म है ना। अगला पैराग्राफ आपका इतना बोलना है तो ये अगला पैराग्राफ मैं क्या कर देता हूं, कट कर देता हूं। टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन एमआईएस रिपोर्ट, ये एग्जाम्पल मेरे तरफ से गिफ्ट है ना। कितने, अब एग्जाम्पल में कुछ है नहीं, कॉल कितने किए स्टाफ ने उसकी रिपोर्ट, ईमेल कितने रिसीव हुए है ना, एवरेज अमाउंट ऑफ फोन कॉल को कितना समय लगा, वो सारी चीजें है ना। अब आ जाओ अब आपको रिपोर्ट अगर काम में लाने का है तो आपको ध्यान रखना होगा, आप जो रिपोर्ट बनाओगे वो कैसी रहनी चाहिए, रिलेवेंट है ना, वो स्पेसिफिक बिजनेस एरिया के नीड को सेटिस्फाई करे, एड्रेस करे, ऐसी ही रिपोर्ट चाहिए। उसमें अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में 10 ग्राहक आए है ना, 10 ग्राहक आए, तो ये 10 ग्राहक आए, इतना परचेसिंग किया, ये इंफॉर्मेशन आपके काम की है। 10 ग्राहक आए थे, आधा आधा घंटा बैठे है ना, पानी पिया उन्होंने, चाय पिया, एक दो खाली करके भी आए पेट, है ना। ये सारी चीजें आपके लिए, मैनेजमेंट के लिए काम की है क्या? तो आपको अननेसेसरी इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा, और रिपोर्ट में सिर्फ काम की इंफॉर्मेशन, टोटल नंबर ऑफ काउंट, कस्टमर्स कितने आए 10, टोटल कलेक्शन, टोटल सेल्स इतना, खत्म। और कुछ भी मैनेजमेंट को है ना, वो कितने कप चाय पिया वो पूछने, वो बताने की जरूरत नहीं है ना। इंफॉर्मेशन कैसी चाहिए, टाइमली, है ना। इंफॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस, अरे न्यूज आज है, आज न्यूज़पेपर खरीदते हो ना, क्या जरूरत है खरीदने का, दो तीन दिन में तो मालूम पड़ती ना आपको। क्या वो पिक्चर देखने की जरूरत क्या है, कुछ दिनों के बाद में टीवी पे आती ना पिक्चर, है ना। नहीं, टाइम का इंपॉर्टेंस है, वो न्यूज उसी मोमेंट पे मिलना वो इंपॉर्टेंट है ना। इंफॉर्मेशन भी आपको टाइमली मिलना चाहिए। मैनेजमेंट नीड टू नो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, अभी क्या हो रहा है,
वो चाहिए। नहीं तो है ना, चिड़िया चुग गई खेत, वो क्या बोलेंगे, अब पछताए होत क्या। जब चिड़िया चुग गई खेत, सब कुछ होने के बाद में आपके पास में इंफॉर्मेशन आ रही है, वो हिंदी पिक्चर स्टाइल में पुलिस आ रहे हैं, पूरा सब कुछ, हीरो ने गुंडे को मारने के बाद में तो कोई मतलब नहीं है ना। हिंदी पिक्चर में फिक्स है, हीरोइन खड़ी रहती, हीरो वहां रहता, हीरो गुंडों को मारता, पूरा कंप्लीट होने के बाद में सायरन बजता, है ना। फिक्स स्टाइल रहती। सही बोला गलत बोला, है ना। जैसा ही हीरोइन बोला, वो मोहित ऐसा मुस्कुराने लग गया क्यों बे मोहित, साले तो वो बहुत अलग है, वो तुम मजाक मत समझो। अपने को लगता वो एकदम सिंपल है, वो अपने को घोल के पी लेता है, इतना अंगार है वो, है ना रे। हाँ चलो, टाइमली इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, है ना, जिससे आप डिसीजन ले सके फ्यूचर में, है ना। और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, साथ में समय के साथ में वो इंफॉर्मेशन कौन से समय की है ये भी आपको बताने का है, क्योंकि इंफॉर्मेशन समय समय पे बदलते रहती है। तो टाइम और डेट के साथ में क्रिटिकल नंबर जो भी चीज है वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। और इंफॉर्मेशन कैसी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड। ये देखो, यही सारी चीजें थोड़ा बराबर प्रेजेंट है, बोल्ड किया हुआ है तो ध्यान में आ रहा है ना। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं रहता, एक पूरा गोल साले कुछ भी वेग लिखा हुआ रहता था, बोल्ड नहीं किया हुआ रहता था, आड़ा टेढ़ा कंटिन्यूएशन में, तो आपको कुछ समझ में आता था क्या? है ना। स्ट्रक्चर्ड रहनी चाहिए। इंफॉर्मेशन इन एमआईएस रिपोर्ट कैन बी कॉम्प्लिकेटेड, है ना। तो आप ऐसा कुछ करो इंफॉर्मेशन को कि मैनेजमेंट बड़े आसानी से समझ सके। इसके लिए आप लॉन्ग पैसेजेस को ब्रेक करो, मोर रीडेबल ब्लॉक्स में बनाओ, है ना, मीनिंगफुल हेडिंग्स दो। ऐसा करके रिपोर्ट को क्या कर दो, स्मॉल कर, यानी प्रॉपर प्रेजेंटेशन में लाओ। सही बोला गलत बोला मैंने, बोलो। सही बोला सर, 100% सही बोला। ये एग्जाम्पल मेरे तरफ से आपको क्या है, गिफ्ट। देखो मैं कितना गिफ्ट देते रहता आपको, ऐसा टीचर मिलेगा, है ना। 61 पेजेस पे आ गए हम। कौन से पेज पे आ गए? 61, है ना। अब डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स क्या है? अबे बताओ। प्रोसेस है एग्जामाइन करने की, कंक्लूजन ड्रॉ करने की अबाउट इंफॉर्मेशन, है ना। और ये इंक्रीजिंगली, है ना, ये यूज होता है स्पेशलाइज्ड सिस्टम के सपोर्ट से, ये सारा पॉसिबल हो सकता है डेटा एनालिटिक्स, है ना। अरे सही बोला गलत बोला, बोलो। सही सर, एकदम सही। आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट हमने कौन सा देखा था? यही वाला पहला पॉइंट देखा था। अब ये पहला वाला पॉइंट यहां पे हो रहा है खत्म, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या बोलता? डेटा एनालिटिक टेक्नोलॉजी और टेक्निक, है ना, वाइडली यूज हो रही है। कहां पे रे? कमर्शियल इंडस्ट्रीज में, है ना। और वो इनेबल कर रही है ऑर्गेनाइजेशन को, काय के लिए? ताकि ऑर्गेनाइजेशन मोर इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। इंफॉर्मेशन आपके पास में आई तो आप अच्छा डिसीजन ले सकते हो, है ना। अब आगे डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? एज अ टर्म, अरे बोलो ना, एज अ टर्म डेटा एनालिटिक्स प्रीडोमिनेंटली जो रेफर करता है असॉर्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन को के एसोसिएशन से होता, असॉर्टमेंट से होता, है ना। फ्रॉम बेसिक इंटेलिजेंस, रिपोर्टिंग, है ना, रिपोर्टिंग, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, है ना, एडवांस एनालिटिक्स, ये सारे चीजों के असॉर्टमेंट से डेटा एनालिटिक्स परफॉर्म होता है।
सही बोला गलत बोला मैंने? सही बोला। डेटा एनालिटिक्स क्या करता है बताओ ना, है ना? ये इनिशिएटिव हेल्प कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, काय के लिए? ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए, ऑपरेशनल इफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, है ना? मार्केटिंग कैंपेन को इंक्रीज करने के लिए, कस्टमर के सर्विस एफर्ट्स बढ़ाने के लिए, मोर क्विकली रिस्पॉन्ड करने के लिए, इमर्जिंग मार्केट के ट्रेंड्स को, है ना, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन लेने के लिए, है ना? ये डेटा एनालिटिक्स आपको क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ या ना बोलो। सही है सर, एकदम सही है। यानी अल्टीमेटली इसमें क्या हो रहा है? ओवरऑल बिजनेस का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है ना? और उस गोल से ही हम, इनफैक्ट उस एम से ही हम डेटा एनालिटिक्स परफॉर्म कर रहे हैं, है ना? और पांचवी और आखिरी बात, कौन सी बात? पांचवी और आखिरी बात, डिपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर एप्लीकेशन, है ना? डिपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर एप्लीकेशन, ये क्या करता है डेटा एनालिटिक्स? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को, नई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है रियल टाइम एनालिटिक्स से, है ना? और इंटरनल सिस्टम से मिक्स करता है, एक्सटर्नल डेटा सोर्स को यूज करता है। इन सारे चीजों से वो, है ना, एनालिटिक्स प्रोड्यूस करके देता है, एनालिसिस करवा के देता। ध्यान में आया क्या कुछ? क्या बड़बड़ कर रहा हूं? डेटा एनालिटिक्स बहुत बड़ी फील्ड है ये डेटा एनालिटिक्स। सारा अलग अलग आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल डाटा, पुराना डाटा, ये सब मिक्स करके आपको क्या करवा के देता है? वो एनालिसिस। सही बोला गलत बोला बोलो? सही बोला, है ना? अब अलग अलग एडवांस टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स है, जैसे कि, है ना, कौन सा? अरे हाँ यार, सही बोला, मेरा छूटी गया, काम की बात थी एक। अच्छा हो गया इसने याद दिला दिया, है ना? अब मैं क्या बड़बड़ कर रहा था, सुनो। टाइप ऑफ एनालिटिक्स क्या करे रे? टाइप ऑफ एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, कंफर्मेटरी डेटा एनालिसिस। तो अब हम ये सारी बातें देखते हैं उद्या। बहुत हेवी हो गया क्या आखिरी आखिरी में? अरे बोलो ना कि पच गया। मैं अभी आज का क्लास यहीं पे क्या करता हूं, खत्म करता हूं। टाटा बाय बाय, सी यू।